हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 10 और चैप्टर का नाम है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 3। और उसमें ये आपका लास्ट टॉपिक है गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस का मतलब क्या होता है। ठीक है, देश को चलाने के लिए, ठीक है, देश को चलाने के लिए कि किस कंट्री को किस तरीके से चलाना है, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी को किस तरीके से मैनेज करना है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसीज़ बनाती है कि किस तरीके से हमें अपने कंट्री को रन करना है, कैसे ऑपरेट करना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाने के बाद जब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो हमने पॉलिसी बनाई है उस पॉलिसी में जो हमने सोचा है वो उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, जैसा हमने सोचा है, जैसा हमने प्लान किया था उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन पॉलिसीज़ में चेंजेस करती है। तो 1947 में जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद गवर्नमेंट्स ने काफ़ी पॉलिसीज़ बनाई, ठीक है, 5 ईयर्स प्लान बनाए। तो लेकिन 1947 से लेकर 1991 तक जब भी गवर्नमेंट ने कोई भी पॉलिसी में चेंज किया, जैसे भी उन्होंने काम किया, लेकिन उससे हमारी जो इकनॉमी थी उसको ग्रोथ नहीं मिली। ठीक है, वो इकोनॉमिक कंडीशन हमारी इम्प्रूव नहीं हुई, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी, ठीक है, और देश में उस पॉपुलेशन के बढ़ने के पैरेलल में देश में उस हिसाब से जो एक्सपेंडिचर थे वो भी बढ़ रहे थे, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम थे, जो रिसोर्सेज थे, वो ग्रोथ नहीं कर रहे थे। ठीक है, और जो जिस तरीके से ब्रिटिश राज में काम चल रहा था उसके बाद उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट अभी भी हमारी कंट्री में था। और दूसरा, फिर कुछ ऐसी कमियां थी जो देश ने जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, जैसे कंट्री में प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा मौका नहीं दिया गया, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी उनके ऊपर गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल कर लिया गया। पॉलिटिकल इंटरवेंशन की वजह से वो गवर्नमेंट कंपनीज जो थी वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन में काम नहीं कर रही थी, जितने भी रिसोर्सेज थे उनका बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, और कुछ ऐसे सेक्टर थे जिनके ऊपर गवर्नमेंट का ज़्यादा ध्यान नहीं था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई गई 1947 से 1991 तक के बीच में, लेकिन उन पॉलिसीज़ को लाने का या उन पॉलिसी में जो भी चेंजेस हुए उनका कोई फ़ायदा हमारी इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं मिला। ठीक है, तो 1991 में मनमोहन सिंह जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, 1991 में एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की जिसका नाम था LPG, जो आपने सुना होगा LPG के बारे में। LPG का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में LPG बोला जाता है। तो जो ये LPG पॉलिसी लाई गई थी, ठीक है, इस पॉलिसी को लाने के पीछे क्या रीज़न रहा था कि 1991 में ही इस पॉलिसी को क्यों लाया गया, ऐसा क्यों महसूस किया गया कि अब हमें इस पॉलिसी को लाना ही पड़ेगा, और ये पॉलिसी लाने के बाद ही जो हमारी जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है कंट्री की, वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है कंट्री को ऑपरेट करने के लिए, जब उसमें चेंजेस लाए जाते हैं। तो 1991 में LPG भी क्या था, एक गवर्नमेंट की बनाई गई पॉलिसी थी और गवर्नमेंट के काम करने के तरीके में एक बदलाव था, जो कि जुलाई 24, 1991 में लाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी में जो चेंज आया था LPG, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के पर्पज़ से आया था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए जो कदम उठाया जाता है उसे इकोनॉमिक रिफॉर्म बोलते हैं। इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस, मतलब जो आपका अननेसेसरी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है बिज़नेस के ऊपर, उन रिस्ट्रिक्शन को हटाना, कंट्रोल को हटाना, ताकि जो हमारे कंट्री में बिज़नेस है वो खुले तौर पर काम करे, बिना पाबंदी के काम करे, बिना रोक टोक के काम करे, और जिससे हमारी इकोनॉमी को क्या मिले, ग्रोथ मिले, और उस ग्रोथ को पेस मिले कि ग्रोथ भी हो और वो तेज़ गति से बढ़े, जिससे देश में डिमांड और सप्लाई प्रॉपर रहे, इन्फ्लेशन ना हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक कंट्री की रहती हैं वो सब इम्प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि LPG के लाने के पीछे 1991 में LPG के लाने के पीछे रीज़न क्या था। चलिए, ये कुछ रीज़न्स दिए हुए हैं आपके, जिनके जो रीज़न्स हैं आपके LPG पॉलिसी को लाने के, गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज लाने के, ये कुछ रीज़न्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो पहला रीज़न है आपका राइज इन प्राइजेस। राइज इन प्राइजेस का मतलब होता है कि देश में जो प्राइसेस थे वो हाई होते जा रहे थे, क्योंकि पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जो लोगों की डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी। क्योंकि डिमांड इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि कंट्री में मनी सप्लाई तो प्रॉपर हो रहा था, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट भी था, लोगों के पास पैसा भी धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन लोगों की जो डिमांड थी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वो इतनी बढ़ती जा रही थी कि लेकिन देश में उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था,
ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था कि डिमांड के बढ़ने से सप्लाई प्रॉपर ना होने की वजह से देश में क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो रही थी। गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से मनी सप्लाई पूरी कर रही थी, कंट्री में अपना रिसोर्सेज पूरे चल रहे थे, अच्छे तरीके से यूज़ हो रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी था कंट्री में, लोगों के पास पैसे का फ्लो भी हो रहा था। लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो जीडीपी थी, जो प्रोडक्शन था, वो उस लेवल पे नहीं हो रहा था, जिससे कंट्री में क्या हो रहा था, इन्फ्लेशन की सिचुएशन बन रही थी। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया, एलपीजी को। अगला है राइज इन फिस्कल डेफिसिट। तो पहला हमने पॉइंट पढ़ा राइज इन प्राइसेस, अगला है राइज इन फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब ये होता है कि देश में जो कंट्री में जो सरकार होती है, जो अपने कंट्री के ऊपर जो खर्चा करती है, टोटल एक्सपेंडिचर जो करती है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो मेडिकल की बात करें, एजुकेशन की बात करें, या फिर हम डिफेंस की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो जितना भी खर्चा एक कंट्री अपने अलग अलग एरियाज़ में करती है, उसके पैरेलल में जो कंट्री इनकम रेवेन्यू अर्न करती है टैक्सेस से, या फिर अपने जितने भी वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पैसा लगाती है, उससे जो कंट्री के पास पैसा आता है, वो पैसा रेवेन्यू जितना नहीं आ रहा था उससे कहीं ज़्यादा कम कंट्री का खर्चा हो रहा था। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन टोटल इनकम। तो कंट्री को जो रेवेन्यू हो रही थी और कंट्री का जो खर्चा हो रहा था, वो खर्चा रेवेन्यू से ज़्यादा बैठ रहा था। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू से कंट्री का ज़्यादा होता है तो उसे हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। और उस फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए कंट्री क्या करती है, लोन लेना शुरू कर देती है। बाहर की कंट्री से या कहीं से भी लोन का अरेंजमेंट करती है, आरबीआई से लोन लेती है या बाहर की कंट्री से वर्ल्ड बैंक से लोन लेती है, और जिससे जो कंट्री के ऊपर एक लोन का दबाव बन जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट का दबाव बन जाता है, इंटरेस्ट लायबिलिटी बन जाती है। तो इसमें देखिए मेंशन किया होगा कि 1991 इंटरेस्ट लायबिलिटी बिकम 36.4% ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था, उसका जो मतलब इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी, वो गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर की 36% बैठ रही थी। तो अब उसके बाद हुआ क्या था कि ये हो क्यों रहा था, कि टोटल एक्सपेंडिचर क्यों बढ़ रहे थे, क्योंकि जो वो ऐसा इसलिए हो रहा था कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एक नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो एक्सपेंडिचर जिससे गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी होती है, जैसे मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है। तो ये वो खर्चे होते हैं जिनसे कंट्री को इनकम भी होती है। लेकिन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिनके खर्च करने से गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू नहीं होती, लेकिन सोशल फैक्टर है या जो सोसाइटी है वो डेवलप करती है। जैसे कि हमने डिफेंस पे पैसा लगाया, या हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे पैसा लगाया, पुलिस पे पैसा लगाया, जस्टिस पे पैसा लगाया। ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं जो सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन इनसे कंपनी की कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, सोशल ग्रोथ होती है, सोशली बेनिफिट मिलता है, लेकिन इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं मिलता। तो इससे भी जो कंट्री का फिस्कल डेफिसिट था वो बढ़ता जा रहा था। अगला है आपका इंक्रीज इन एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जो पैसा हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हमें पे करना होता है। जब हम अपनी कंट्री से का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब हमें बाहर की कंट्री से व्यापार करना होता है या बाहर की कंट्री हमारे कंट्री से व्यापार करती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर हम बाहर की कंट्री से व्यापार ज़्यादा कर रहे हैं, हम बाहर से सामान ज़्यादा मंगवा रहे हैं और हम सामान ज़्यादा मंगवा रहे हैं और बाहर की कंट्री से व्यापार कम कर रहे हैं, ठीक है, और बाहर की कंट्री हमारे यहाँ व्यापार ज़्यादा कर रही है, तो उससे क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब समझ रहे ना, रेजिडेंस ऑफ कंट्री ट्रेडेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब जब हमारी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करती है और बाहर की कंट्री हमारे कंट्री के साथ व्यापार करती है, तो उस सिचुएशन में अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो उस केस में क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होगा वो आपका बढ़ेगा। मतलब आपको बाहर वालों को फ़ॉरेन पेमेंट ज़्यादा कर रही है। तो जब आपकी फ़ॉरेन पेमेंट ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में कई बार आपको फ़ॉरेन लोन लेना पड़ जाता है लार्ज अमाउंट में। तो आप इसमें देखिए मेंशन किया गया कि 1980-81 में हमारा जो फ़ॉरेन लोन था, जो हमें फ़ॉरेन लोन लिया था हमने फ़ॉरेन पेमेंट करने के लिए, वो हमारा 2214 करोड़ था, जो बढ़कर 1990 में मतलब 1990 में वो थोड़ा सा 17,367 करोड़ पे पहुंच गया था। टू कवर दिस डेफिसिट लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन लोन्स, तो हमें क्या करना था, फ़ॉरेन लोन को लेना था इस बड़े अमाउंट को। ये हमारा 2214 हमारा ये इतना हमारा क्या था, बैलेंस ऑफ पेमेंट था जो हमें करना था। इसको कम करने के लिए हमें फ़ॉरेन लोन लेना पड़ गया था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन थी वो हमारी क्या हो रही थी, एडवर्सली इंक्रीज़ हो रही थी। मतलब हमें बाहर वालों को पेमेंट ज़्यादा करनी थी जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम व्यापार कर रहे थे। अगला था आपका इराक वॉर। इराक वॉर का मतलब ये था कि 1991 में
1991 में जो आपकी गल्फ़ कंट्रीज़ थी, जिसमें से इराक एक कंट्री थी, उसके ऊपर क्या हुआ था कि वहाँ पे वॉर की सिचुएशन बन गई थी, वॉर शुरू हो गया था। और वहाँ से एक ये था कि हमें पेट्रोल की सप्लाई मिलती थी। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ पे वॉर की सिचुएशन रेज़ होने से क्या हुआ कि वहाँ के पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, जो जिसका इम्पैक्ट हमारे यहाँ के कंट्री के बिज़नेस पे पड़ा, क्योंकि जब हम पेट्रोल परचेज़ करते थे वहाँ से तो वो हमें महंगा पड़ता था। तो कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट जो थी वो हमारे कंट्री के प्रोड्यूसर्स को बियर करनी पड़ती थी। और दूसरा, जो बाकी की गल्फ़ कंट्रीज़ थी इराक से जुड़ी हुई, और जो बाकी की गल्फ़ कंट्री जैसे यूएई हो गई या फिर आपकी सऊदी अरब हो गई, तो बाहर की जो कंट्री थी जिनसे हमारा व्यापार चलता था, जिनसे हमने उनसे व्यापार किया था, हमने उनको सप्लाई किया था, हमने उनको एक्सपोर्ट किया था सामान, तो उनसे जो हमारी फॉरेन करेंसी थी वो भी हमारी रुक गई थी, क्योंकि वॉर की सिचुएशन होने से बाकी की जो गल्फ़ कंट्री थी वो भी अफेक्ट हो गई थी। तो उस सिचुएशन में हुआ क्या कि हमने जो उनसे पैसा लेना था, फॉरेन करेंसी जो हमारी उनसे आनी थी, वो फॉरेन करेंसी हमारी वो भी रुक गई थी। तो जिससे क्या हुआ कि हमारे कंट्री के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो रिड्यूस हो गए थे। तो एक प्रॉब्लम ये 1991 में हो गई थी। उसके बाद 1991 तक, जो 1947 से लेकर हमारे कंट्री में जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट थी, ठीक है, चाहे वो स्टील में वर्क कर रही हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिसिटी में वर्क कर रही हो, चाहे वो आपका बैंकिंग में वर्क कर रही हो, ठीक है, और चाहे वो आपका एनर्जी में वर्क कर रही हो, तो जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी वो सारी क्या होती जा रही थी, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से वो धीरे धीरे परफॉर्मेंस देना कम कर रही थी, प्रॉफिटेबल सिचुएशन में वर्कआउट नहीं कर रही थी। क्योंकि वह पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से क्या था कि जो उसके जो अधिकारी होते थे, वो जो उनके हेड होते थे, राजनीतिक अधिकारी होते थे, वो क्या करते थे, इंडस्ट्रीज़ में इंटरफेरेंस करते थे। वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए यूनिट्स को चलाने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ठीक है। जो वहाँ के वर्कर्स होते थे, एम्प्लॉई होते थे, उनका कोई एम्प्लॉयज़ जो होते थे, उनकी जो एफिशिएंसी होती थी, जो वर्किंग क्राइटेरिया होता था, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था, तो वो कंपनी के प्रॉफिट के लिए ज़्यादा नहीं सोचते थे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा था कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट थी उनकी जो लायबिलिटी थी वो भी गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ती जा रही थी। जो जितनी भी पब्लिक सेक्टर यूनिट थी वो लॉसेस में जा रही थी, नुकसान में जा रही थी, उनको कवर करने के लिए पैसा चाहिए था। तो ये भी सिचुएशन 1991 तक गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ रही थी। और उसके बाद जो हमारे कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। वो इसलिए कम होते जा रहे थे क्योंकि हमारे कंट्री में इंपोर्ट की सिचुएशंस ज़्यादा बढ़ रही थी, ठीक है। हमारे जो बाहर की पेमेंट करनी थी, जो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सिचुएशन में जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट था, उसकी पेमेंट करने के लिए जो हमें बाहर की कंट्रीज़ को पेमेंट करनी पड़ रही थी, उससे हमें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व को यूज़ करना पड़ रहा था। तो इसलिए क्या हो रहा था कि जो हमारे रिज़र्व थे वो धीरे धीरे रिड्यूस होना शुरू हो गए थे 1991 तक। और जो हमारे इंपोर्ट के बिल थे, कई बार उनकी पेमेंट 2-2 हफ्ते तक रुक जाती थी, क्योंकि हमारे पास कई बार फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व आने होते थे, हमारे पास होते नहीं थे, तो हम इंपोर्ट की पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो भी कम हो पा रहे थे और कम होते जा रहे थे, जिसकी वजह से इंपोर्ट सफ़र कर रहा था। तो दीज ऑल आर द सम ऑफ द पॉइंट्स विच आर creates a problem in front of government to run the country in better way, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्री को अच्छे तरीके से चलाने में ये सारे पॉइंट्स जो थे ये गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए 1991 में 24 जुलाई को, ठीक है, तो एलपीजी पॉलिसी को लाया गया। और इस एलपीजी पॉलिसी को लाने के पीछे जो एम था, जो जितने फैक्टर्स मैंने आपको यहाँ पर बताए ये वाले, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इन फैक्टर्स को एक बार रीड कर सकते हैं। तो ये वो सारे फैक्टर थे जिनके पीछे एलपीजी पॉलिसी को लाने का लॉजिक था। तो सबसे पहले हम एलपीजी पॉलिसी में एक एक करके ध्यान से देखते हैं कि एलपीजी पॉलिसी का मतलब क्या था। एलपीजी पॉलिसी का बेसिकली मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पर लिबरलाइजेशन का मीनिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूवल ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस। तो जितने भी हमारे कंट्री में जिन जिन चीज़ों के ऊपर अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था बिज़नेस के ऊपर, या कोई कंट्रोल लगा हुआ था आने जाने पर, या व्यापार के ऊपर कोई बंदिश लगी हुई थी, तो गवर्नमेंट ने उसको रिलीज़ कर दिया, हटा दिया और बिज़नेस को आसान बना दिया। अब इससे क्या होता था कि जो छोटा व्यापारी होता था, जिसको व्यापार करने के लिए लाइसेंस नहीं मिल पाता था, या कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता था, उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने में प्रोसीजर लेंदी लगता था, कॉम्प्लिकेटेड लगता था, उसे आसान कर दिया गया। तो मैं उन सारे पॉइंट्स को एक एक करके रीड कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत आसान पॉइंट है, आपको पॉइंट्स रीड करते ही आपको समझ में आ जाएंगे। तो अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन को बिजनेस से हटाना ही लिबरलाइजेशन का मतलब होता है चीज़ों को आसान कर देना।
तो एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट ने क्या किया, जहाँ जहाँ लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट थी अब उनको हटा दिया गया। मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर तो लाइसेंसिंग थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके ऊपर लाइसेंस रखने या ना रखने से ज़्यादा कोई कंट्री के ऊपर कोई उसका ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने ऐसे लाइसेंसिंग को हटा दिया गया जिसका कंट्री के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद है आपका फ्रीडम फॉर डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी व्यापारी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता था तो पहले उसे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती थी। स्केल को बढ़ाना है या बिज़नेस को मल्टीपल ग्रोथ देनी है तो उसके लिए गवर्नमेंट की पहले परमिशन चाहिए होती थी। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहता है तो जितना मर्जी चाहे वो बढ़ा सकता है, उसके पीछे उसके पास पूरी फ्रीडम थी। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले क्या होता था कि किसी भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइस को पहले गवर्नमेंट से पूछना पड़ता था, गवर्नमेंट उसको डिसाइड करती थी, गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी फर्म अपने बिजनेस के गुड्स और सर्विसेज के प्राइस खुद फिक्स कर सकती है जैसा उनका मन करे। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को क्या था, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जटिल बना रखा था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा था। हर किसी के लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान नहीं था, बहुत सारी फॉर्मेलिटी को पूरा करना पड़ता था। लेकिन अब क्या कर दिया, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइंग कर दिया, आसान बना दिया। अब एक आम इंसान भी जिसके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज नहीं थी वो भी आसानी से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आ सकता था। उसके बाद है रिडक्शन इन टैक्स रेट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो टैक्स के रेट थे, जो सेल्स टैक्स था या एक्साइज ड्यूटी थी, गवर्नमेंट ने उनको रिड्यूस करके इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट देके, ठीक है, अपनी रेवेन्यू को थोड़ा कम करके इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करके लोगों को मौका दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी में ग्रोथ कंट्रीब्यूशन करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। उनको एक ज़रिया दे दिया कि टैक्स के रेट जितने कम होंगे उतना प्रॉफिट का मार्जिन इंडस्ट्रीज़ का बढ़ेगा। या कुछ लोग टैक्स के रेट को ध्यान में रखकर कई बार डरते थे कि हम बिज़नेस शुरू करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। तो इसलिए कई लोग डर की वजह से भी, टैक्स रेट की वजह से भी काम करने में हिचकिचाते थे। तो टैक्स रेट को भी रिड्यूस कर दिया गया ताकि लोग आसानी से बिजनेस में आ सकें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है गिविंग ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर, रिड्यूस रोल टू द पब्लिक सेक्टर इन नेशन बिल्डिंग। जितने भी हमारे कंट्री में ऐसे पब्लिक सेक्टर जो बहुत ही ज़्यादा गिर गए थे, बहुत ज़्यादा वर्किंग पोजीशन में नहीं थे, लॉस में जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम उन्हें क्या करेंगे, एक संस्था बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट का काम करेगी। वो क्या करेगी, जितने भी ऐसे पब्लिक सेक्टर जो वर्किंग में नहीं चल पा रहे हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिनके एम्प्लॉय वर्क नहीं कर पा रहे हैं, लॉसेज में जा रही हैं, सिक यूनिट जो कहलाती हैं, उन्हें हम प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंप देंगे या उन प्राइवेट सेक्टर को उसमें इन्वेस्टमेंट का मौका देंगे। ठीक है, पहले गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट थी, अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट लोगों को कहा कि आप हमारी इन यूनिट्स में पैसा लगाएं और हमारे साथ भागीदार बने। तो ट्रांसफरिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट सेक्टर थ्रू द BIFR। BIFR का मतलब है, इसका मतलब है बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाई गई ये एक गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की एक संस्था है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बनाई गई एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा बोर्ड है जिसको ये काम दिया गया था कि जितनी भी सिक यूनिट है हमारे कंट्री में, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सिक यूनिट है, उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करना या उनके लिए किस तरीके से उनको खड़ा किया जा सकता है, किस तरीके से उनकी इम्प्रूवनेस बढ़ाई जा सकती है, किस तरीके से उनको सिक से स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाया जा सकता है। इस संस्था को, इस बोर्ड को बनाया गया इस पर्पज़ के लिए, ताकि जितनी भी हमारे कंट्री में पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं उनको खड़ा किया जा सके। तो इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा लिया गया, मतलब प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्वमेंट दी गई। तो हमारे कंट्री में जितना भी बैंकिंग सेक्टर हो गया या आपके स्टील इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, आपका जो ऑयल इंडस्ट्रीज़ हो गई, ठीक है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जिनका काम पब्लिक सेक्टर से लेकर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया था। इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब डिसइन्वेस्टमेंट भी होता है, मतलब प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के में इन्वेस्टमेंट कराना। अगला है आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंक्रीज इंटीग्रेटिंग एंड इंटरेक्शन अमॉन्ग द वेरियस नेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब बाहर की कंट्री, जितनी भी कंट्री के साथ हम व्यापार करते थे और जिन कंट्रियों के साथ हम व्यापार नहीं करते थे, तो क्या करना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके अपने व्यापार को ग्लोबलाइज करना। तब अपनी कंट्री में लोगों को इनवाइट करना कि वो हमारी कंट्री में आकर व्यापार करें, या आप जिन कंट्री के साथ व्यापार करना नहीं कर रहे हैं
करना चाहते हैं उनके साथ हाथ मिलाना, उनके साथ व्यापार करना, बाहर की कंट्री को हमारे कंट्री में इजाज़त देना, ठीक है। तो क्योंकि 1991 से पहले क्या था कि हम कुछ कंट्री के साथ व्यापार नहीं करते थे और कुछ कंट्री को हम अपनी कंट्री में व्यापार करने नहीं दे पा रहे थे। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही यही था कि दूसरे नेशन के साथ इंटीग्रेटेड होना, इंटरेक्शन करना और अपने व्यापार को बढ़ाना, दूसरे कंट्रीज़ को मौका देना हमारे कंट्री में आकर व्यापार करें और हमारी कंट्री दूसरे देशों के साथ व्यापार करे। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही था, स्प्रेडिंग ऑफ बिजनेस एट इंटरनेशनल लेवल। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे आपका फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स और सर्विसेज का फ्री फ्लो होना चाहिए हर कंट्री के साथ, जो कंट्री करना चाहे। क्योंकि क्योंकि कंट्रीज़ क्या होती हैं, हर कंट्री के पास अपने रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो कई बार अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से कोई कंट्री डेवलप नहीं कर पाती तो उसे दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन ही यही एक तरीका था, प्रोसेस थी, जिसके ज़रिए अब हम अपने क्या करते थे, जो जिन चीज़ों में हम रिसोर्सेज में हम कमी महसूस करते थे वो दूसरी कंट्री के साथ हम उन्हें पूरा कर सकते थे। उसके बाद है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, लोग आसानी से पैसा लगा सकें हमारी कंट्री में आके। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर्स में पैसा लगाएं, आईटी सेक्टर हमारी कंट्री में आए। मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग आसानी से एक दूसरे कंट्री में जा सके, टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। और आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अक्रॉस नेशन, हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो लिमिटेड था, अब वो ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए कोशिश की गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने बड़े बड़े नेशंस हैं, जो डेवलप्ड नेशन हैं, जापान हो गया, यूएसए हो गया, ठीक है, और रशिया हो गया, या यूरोप कंट्रीज़ हो गई, तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ऐसे ऐसे कॉन्टिनेंट जिनके साथ हमारा व्यापार जो था वो कम चल पा रहा था, तो ग्लोबलाइजेशन के ज़रिए हमने कोशिश की कि ताकि हमारा जो बिज़नेस है वो अक्रॉस द नेशन उसको स्प्रेड किया जा सके। सो दैट इज़ द एलपीजी पॉलिसी, ठीक है। और इस पॉलिसी, इस टॉपिक के साथ साथ हम वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। और जो इसके गवर्नमेंट ने जो ये एलपीजी पॉलिसी को लाया गया 1991 में, इसका लाने के बाद हमारे कंट्री के बिज़नेस पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हम क्लास नंबर 11, वीडियो नंबर 11 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.